टोटल डिबेट वाले कितने क्वेश्चंस आते होंगे ऑन एवरेज एक साल के पेपर में? नेम ऑफ हिस्टोरियन लिखना मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी नहीं होता. हाँ, नेम ऑफ हिस्टोरियन इज नॉट इक्वल टू हिस्टोरियोग्राफी. If you have understood these 4 or 5 schools, हर सवाल of question can be fit into the category, and based on the limited number of facts that we possess, we can create a scaffolding of entire answer, which would look like very scholarly answer. कुछ सेटल डिबेट्स हैं जो कि दे हैव बीन डन एंड डस्टेड, और कुछ अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी हॉटली डिबेटेड है. तो यहाँ पे किस तरह का अप्रोच होना चाहिए हमारा, कैसे आइडेंटिफाई करें, ये तो ठीक है, लेकिन व्हाट टू लुक आउट फॉर. तो अलग अलग क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेट्स दैट द यूपीएससी आस्क्स. मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो था यूपीएससी का, मैंने बोल दिया सर मैं नहीं समझता कि एवरी नॉलेज इज ओनली फॉर द सेक ऑफ यूटिलिटी. मैं असल में बोलता सर आपका सवाल ही गलत सवाल है. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग. हाँ तो भाई ओके. देखो, The theme for today's discussion is, hello, good evening everyone. The theme for today's discussion is going to be how to deal with historical debates in the exam. तो historiography सबके लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है. कुछ लोगों को बहुत एंक्शियसनेस होती है इसकी वजह से, एंड देर इज जनरली मतलब जैसे ही हिस्टोरियोग्राफी या डिबेट्स के बारे में हम सोचते हैं तो लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं. नाउ, इज दिस वारंटेड? क्या इतना एंशियस होना ठीक है हिस्टोरियोग्राफी के बारे में? नहीं है. अगर है तो हाउ टू प्रोसीड हाउ टू अप्रोच हिस्टोरियोग्राफी, किस तरह से इसको प्रिपेयर करें, एटसेट्रा. आज का थीम यही होने वाला है मोटा मोटा. ठीक है. तो निखिल सर एंड आई वर स्पीकिंग yesterday and we were trying to set the terms of reference of today's discussion, क्योंकि we do not want to conduct a rambling session. हम चाहते हैं कि आधे पौने घंटे में जितने बेसिक चीजें हैं वहां पे आपको क्लियर इंसाइट्स प्रोवाइड कर दी जाए. Therefore, we came up with a list of questions. तो questions हम पोस्ट कर रहे हैं, and then we are going to try to address these questions one by one. तो जैसे पहला है, what is the importance of historiography in the question paper? Actually कितना important है historiography, and how frequently do historiographical debates feature in the paper? सेकेंड, हाउ टू आइडेंटिफाई डिबेट रिलेटेड क्वेश्चंस. कई बार तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होते हैं, लेकिन कई बार छुपे होते हैं, ये तो इम्प्लाइड होते हैं, तो वहां पे इनको पहचानना काफी जरूरी होता है. थर्डली, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेट्स दैट द यूपीएससी आस्क्स रिपीटेडली. तो आई एम नॉट सेइंग कि हाँ इस थीम में से ये वाला डिबेट है या फिर इस टॉपिक में ये वाला डिबेट प्रोमिनेंट है. आई एम सेइंग कि जनरली अलग अलग टाइप्स ऑफ डिबेट्स क्या क्या होते हैं. देन क्लैश ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, एंड यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए. तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, मे बी विद कपल ऑफ एग्जांपल्स वी कैन shed light on this. Further, how to conclude your answers in case of debates. That is one very important thing. कि भाई अगर मान लीजिए कोई डिबेट क्लोज हो गया है तो वहां पे तो सीधे श्योर शॉट है, लेकिन अगर कोई ओपन डिबेट है तो यहाँ पे क्या हम एक असर्टिव स्टैंड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्या करना चाहिए? शुड वी ऑलवेज टेक अ कॉशियस न्यूट्रल टोन इन आर कंक्लूजन, या फिर कुछ और भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर? एंड फाइनली, सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल, नेम्स ऑफ हिस्टोरियंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से हिस्टोरियंस को कोट करना चाहिए, शुड यू मेक अ लिस्ट ऑफ हिस्टोरियंस एंड मेमोराइज देम, डज आइडियोलॉजी ऑफ द एग्जामिनर मैटर, हाउ अपडेटेड आर हिस्टोरियोग्राफी शुड बी, एंड विच ट्रेंड्स टू फॉलो. तो एक एक करके लेट अस गेट थ्रू ईच ऑफ दीज थीम्स. अच्छा, somebody is saying analysis, my voice is. एक काम कर ले पहले. हाँ. लेट अस आस्क द स्टूडेंट्स हाउ मच वेल वर्स दे आर विद हिस्टोरियोग्राफी. हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल. कि बिफोर वी प्रोसीड, तो आप लोगों का क्या है हिस्टोरियोग्राफी में, कितना पक्का हाथ है, कितना कच्चा हाथ है, जैसे सर पूछ रहे हैं अभी. या फिर व्हाट आर द इश्यूज दैट यू फेस विद हिस्टोरियोग्राफी. ये जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने बताए हैं, बियॉन्ड दिस आल्सो, इज देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू गाइस फेस? नहीं, आप टाइप करिए आपस में, कोई दिक्कत नहीं, चैट बॉक्स में. ओके, सो वी नीड टू मेंशन अ स्कॉलर टू गिव एन एवरी आंसर. ठीक है रिद्धि. आई थिंक ये क्वेश्चन हमारे लिस्ट में ऑलरेडी है इंक्लूडेड. ठीक है. नहीं, व्हाट वी आर आस्किंग रिद्धि एंड ऑल ऑफ यू इज नॉट व्हाट काइंड ऑफ डाउट्स यू हैव. व्हाट वी वांट टू नो इज द बेसलाइन, आप कहाँ पे हो अभी. I'm a complete beginner and I'm fine with the questions we have prepared. Okay. So our basic idea is that have you read history subject once?
और यू हैव बीन रिटर्निंग राइटिंग लॉट ऑफ मेल्स बिफोर, और अभी भी शुरुआत कर रहे हो, बस वो हमें फर्क देखना। आंसर राइटिंग पहले किया है, नहीं किया है कभी आंसर राइटिंग। नॉट रिटन एनी मीन्स आंसर्स, 2 मीन्स लिखे हैं, ठीक है। Yes, we have like mixed crowd today. ठीक है। I did my graduation in history but not written mains. Okay. हिस्ट्री ग्रेजुएशन जो होता है ना विशाल सर, हाँ I सर, used to think that when students come with history graduation background from some university, they would be more accustomed to debates and analysis. But अच्छा। I think वो जमाना अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। Students also come despite having degree with little bit less understanding than required. यस, पलक ने सर एक सही सवाल पूछा है। डिबेट्स तो पता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पे नहीं बताने हैं। जहाँ पे डिबेट नहीं जरूरी होता है वहां पे भी काउंटर आर्गुमेंट देने लगती है। It's a good question. ठीक है। I डिड have राइट written mains. प्रिपेयर हिस्टोरियंस। So how to prepare historians? हाँ Following सर। Hot 500. No UPSC mains for written answers. Okay. ठीक है। शुभ्रा शुभ्रा तो मैं जानती हूँ। ठीक है। हाँ, Okay. ठीक है ठीक है सर। सर, शुरू कर सकते हैं। आई थिंक जितना हमने क्वेश्चंस टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेट किए हैं ज्यादातर उसी व्हील हाउस में है सब क्वेश्चंस। ठीक, इंट्रोडक्शन की बात है। ठीक है। स्टक इन 230s। ठीक है। ओके, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं सर। हाँ सर, शुरू कर लेते हैं। Yes. तो We'll discuss the whole thing first, and then हाँ, in the end we'll take questions once again. जो के yes, डाउट्स होंगे, if we are hoping that we'll solve all the doubts in this discussion, जो कुछ बचते हैं after 40 minutes you can ask them again. yes, yes. Now, the first thing is कि importance of historiography in the question paper। तो सर यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि टोटल डिबेट वाले कितने क्वेश्चंस आते होंगे ऑन एवरेज एक साल के पेपर में। Sir, I have done this exercise very thoroughly for last few years. I think about 50% questions have some connection with debate, at least 50%. रफली 50%। एंड Yes. जैसे अभी सर एक क्वेरी आई थी, किसी स्टूडेंट ने पूछा था जो डिबेट वाले क्वेश्चंस नहीं भी हैं वहां पे कितना इंपॉर्टेंट होता है हिस्टोरियंस को साइट करना। देखो नुकसान तो कुछ है नहीं, ठीक है। but the point is that it depends on the subject and topic also. सबसे इम्पोर्टेंट बात आई थिंक इस सवाल पलक ने पूछा था ना, इज दैट, नहीं, एक पलक ने दूसरा सवाल पूछा था सर। अच्छा अच्छा, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हियर आई थिंक इज दैट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि quoting a historian is not historiography. I ठीक है। can write a very ऑन डिबेट clear answer हिस्टोरियन। by हाँ referring copious historians' names, which still need not be at all historiographical answer. हाँ, हिस्ट्री का नाम कोट करना ना करना हैज नो बेयरिंग ऑन इट बीइंग हिस्टोरियोग्राफी एज सच, ये समझो। तो अगर आप कुछ एक दो नाम स्प्रिंकल कर भी देते हो, नो प्रॉब्लम, दैट इज वन। एंड सेकेंडली, इफ यू राइट सम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स व्हिच यू थिंक आर नॉट नेसेसरी, समटाइम्स इट दिस प्रॉब्लम माइट अकर, अगर थोड़ा ज्यादा ज्ञान हो जाता है तो वी हैव टू ट्राई टू डिजिस्ट, यही कहूंगा। But by and large, I think is 50% questions on an average would come, which have some scope of historiography in the paper. And 50% is a very substantial number. We can't even neglect this thing. Problem ये होता है सर मेरे ख्याल से कि that when teachers start teaching history optional as a subject, we have a very fresh batch of students. अब ये सारे कोरे बच्चे होते हैं, and then we have to teach basic narrative also, timeline also, basic facts also. At the same time, we have to also teach the debate. अब ये थोड़ा सा काम is not that easy. That's why many teachers don't teach a lot of debates, or they keep the debate separate from the main teaching. And वहीं पे दिक्कत हो जाती है। यस, तो लेयर बाय लेयर वो अवेयरनेस डेवलप करनी जरूरी होती है। राइट, राइट। तो आई थिंक कि इतना है, तो मतलब हिस्टोरियोग्राफी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मतलब 50% अगर पेपर डिबेट रिलेटेड है तो इग्नोर तो नहीं किया जा सकता हिस्टोरियोग्राफी। नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। चलिए सर, नेक्स्ट इशू पे पहुंचते हैं। सर, डिबेट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हर बार क्लियरली आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि हाँ यहाँ पे डिबेट जरूरी है।
सर जो जो क्वेश्चन था उसी का एक्सटेंशन है ये. I हम्म think at least in some cases the answer is pretty clear. If the directive word says कि भाई critically examine, critically analyze, debate, to what extent, हम्म ये वाले जब सवाल आते हैं तो it is very easy to identify them. हम्म Sometimes the very statement itself of the question can refer to a debate. The most typical famous question that UPSC asked was from world history, American Revolution. हम्म In the American War of Independence, they asked a question regarding the American Constitution. And the question was that, do you agree with the Beard's thesis yes about the view that the Constitution was more of an economic document than otherwise? yes sir Right? So the question directly asked कि भाई बताओ इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है. या Right? फिर So विद रिगार्ड्स टू हड़प्पन डिक्लाइन पूछ लिया था एक सवाल शायद कि वाज द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन और द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय इकोलॉजिकल फैक्टर्स रादर देन yes, एक्सटर्नल इन्वेजन. yes. So the very statement itself gives it away that it is a historiographical question. हाँ And even if it does not, the directive words gave away that ये historical question है. ठीक है. That is तो one. यहाँ पे मतलब There क्वेश्चन is में there is कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट होगा. yes, yes. अब इसके अलावा भी there is a third category of debates questions. यहाँ पे थोड़ा सा it takes the discernment on our side. And that third category is that it's an implied debate. Implied debate. And that is where things get interesting, because if you count, हमने कहा था about 50% questions come from the debatable area, but if you count the category 1 and category 2 questions, directly yes word and directly mentioned, you will not reach 50%. You will maybe 40% sometimes. यस. जैसे कि इसके सर इस अलावा साल ही एक सवाल आया है हम्म, हड़प्पन्स के ऊपर ही दैट द हड़प्पन्स वर नॉट एन आर्टिस्टिक पीपल कमेंट. अब यहाँ पे कमेंट लिखा yes, हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दिया हुआ है, तो इट इज नॉट इमीडिएटली अपरेंट कि यहाँ पे डिबेट रिक्वायर्ड है, बट वो थीम ही ऐसा है कि हम वहां पे डिबेट इम्प्लाइड है. तो यू हैव टू हैव yes. दिस अवेयरनेस एज वेल ओवर हियर. Yes, मतलब अगर कोई कह रहा है कि उनको सुंदरता का ज्ञान नहीं है, if they don't हाँ have aesthetic vision, हाँ means somebody has said that and then you have to counter that. यस. तो वहां पे so this is implied debate also. So there are three different categories. इसमें category 1 and category 2 आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है. 40% हो जाते हैं और ऊपर के 15%, 10%, 20% जो होते हैं implied, that comes with experience and knowledge and understanding and conceptual clarity. यस 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 यस. ठीक है. तो यहाँ पे समझ में आया ना सबको कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि डिबेट रिलेटेड वाले क्वेश्चन, डिबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं. अगर यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो प्लीज लेट अस नो, अदरवाइज विल बी मूविंग अलोंग. तो सर मैं यहाँ पे तब तक एग्जांपल्स लिख देता हूँ सो दैट एवरीबडी हैज अ क्लियर आइडिया व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट हड़प्पन्स वर नॉट एन आर्टिस्टिक पीपल कमेंट. ये इसका एग्जांपल हो गया इम्प्लाइड डिबेट का. देन डायरेक्टली मेंशन्ड अगर है कोई तो एज वी कैन से डू यू अग्री with Charles Beard's thesis that the American Revolution or the American Constitution was primarily an economic document. एंड जहाँ पे डायरेक्टिव वर्ड मेंशन्ड है तो यहाँ पे तो Critical examine, critical assess. हाँ क्रिटिकली एग्जामिन, वो तो दैट इज सेल्फ है ना, एविडेंट. to what extent and do you, ये जो होते हैं ना दो keywords है, to what extent and do you agree. यस. These two directive words do not come at the end of the question, they come at the beginning of the question, and they are also like critical examine, assessment, etc. राइट राइट. रिद्धि सर क्या सवाल पूछ रहे हैं? डू वी मेंशन स्कॉलरली व्यू ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू रिलीजियस डेवलपमेंट एंड आर्ट एंड कल्चर? सर एक क्वेश्चन हम एंड में ही ले लेते हैं. हाँ तो ये थोड़ा ज्यादा उसमें. पहले अपने एक नैरेटिव खत्म करते हैं स्टेप बाय स्टेप वाला. यस यस. ठीक है तो आगे चलते हैं सर फिर. हम्म तो
कैसे आइडेंटिफाई करें ये तो ठीक है, लेकिन व्हाट टू लुक आउट फॉर, तो अलग अलग Yes. थीम्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेट्स दैट द यूपीएससी आस्क्स इफ So सच। यहाँ पे ना there are I think two ways of हम्म। covering this theme. हम्म। एक तरीका ये है that we pick up a PYQ question bank that we have prepared, and हम्म। this PYQ question bank has divided, segregated questions topic by topic, theme by theme, subtopic by subtopic. यस। अगर आप उन सारे सवाल को साथ में देख लें, because हम्म। the kind of rearrangement of question is thoughtful in that way itself. यस। If you just look at all the questions together, it itself gives away कि वो debate है. हम्म। So one way to identify typical debates is go chapter by chapter, is to go chapter by chapter, यस। and then identify by कहाँ पे recurring सवाल आ रहे हैं. And if you contrapose 2, 3, 4 questions to each other and they make some different sense, they go to opposite direction, it's a debatable area. हम्म। That is one way. But that is a very examination centric way which students can do anyway. हम भी class में करते हैं. My main point is that there are over going beyond specific topic, certain structural issues, templates that come again and again. यस। तो And those are typical debates we should be very much aware of. हम्म। जैसे कि the first category would be the most typical category, causation. कॉजेशन की कोई Causation. चीज क्यों होती है, व्हाट आर Yes. इकोनॉमिक कॉजेशन है, आइडियोलॉजिकल कॉजेशन है, और इज इट समथिंग Yes. एल्स। Yes. If something is happening, why is it happening? And that question UPSC asks every year in paper 1, paper 2, बार-बार पूछती है. यस। Why did Russian Revolution occur? Why व्हाई did डिड the द French अमेरिकन Revolution रेवोल्यूशन occur? टेक प्लेस, इकोनॉमिक फैक्टर्स थे या फिर आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और सेकंड उसका एलिमिनेशन क्यों सर होता उसी है। में देखो आप, सर उसमें देखना इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर थे रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन के, द यस। क्वेश्चन इज नॉट ओनली इकोनॉमिक फैक्टर्स. उसमें क्वेश्चन आता है दैट वी हैव one is it a clash between the mercantilism and capitalism? हम्म। That is economic factor. Now then the other question is that is it because of 7 years war? Had 7 years war not? So it was like instantaneous cause. The हम्म। third question here is that is it because of the enlightenment ideas, political enlightenment and awareness? हम्म। तो वहां पे यू गो इन द रियम ऑफ आइडियाज. तो एक है इकोनॉमिक फैक्टर, एक है आइडियोलॉजिकल फैक्टर, एंड वन इज द इमीडिएट ट्रिगर कॉज. तो ये जो टिपिकल टेम्पलेट है ना, सब जगह मिलेगा. The same thing can be replicated in the case of French Revolution. In French Revolution, we have the economic factors, the structural issue of the old economy, यस। the state general is collapsing with change in economy and mercantilism. यहाँ पे Then केवल we इकोनॉमिक have फैक्टर्स, यहाँ पे बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फैक्टर्स, तो सोशल structural factors. पॉलिटिकल। Yes, yes, yes. That is one category. The second would be ideological factors. That is the role of French Revolution, the role of philosophers, enlightenment. And the यस। third is the immediate cause. बजट का collapse होना, तरगा टेंडकर की इशू होना, राजा की गलती होना, जो कुछ है. तो the ये same सब you can बुद्धिज्म में भी again कर see. सकते हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म का इमर्जेंस क्यों हुआ, Yes, वहां पे भी। correct. That is the most best example rather. Most typical example that on one hand Buddhism का emergence होता है because of urbanization leading to new society, new class structure, new economy, which is struggling with the old religious structure. The economic change leading to change in ideology and religion. That is the Buddhist ideas. On the other hand, it's ongoing very old tussle with the old religion. The protest kind of thing already was visible in Upanishads against the old Vedic ideas, and Buddha is nothing but one in the series of such kind of protests. तो वहां भी आइडियाज इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है. तो ये यस। कॉजेशन इज अ वेरी टिपिकल. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, रशियन रिवॉल्यूशन हो, जहां भी जाओ, emergence of Indian nationalism जाओ, lot of things. So one very major area of historical debates is causation. बिल्कुल And if सर। you have good control over causation की आइडिया ना, तो आपके सारे सवाल एक जगह फिट हो जाते हैं आराम से. यस। That is one. Second such very major category, sir, I think is that goes across the syllabus is periodization. बिल्कुल सर। That it's very central to our understanding of. एंड It's very central. यूनिवर्सली अक्रॉस ऑल दी सब्जेक्ट्स, चाहे एंशियंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, वर्ल्ड हिस्ट्री हो, सब जगह पे आप ही आता है ये। Yes, yes. Periodization. इसमें, for example, we have debates about सर गोल्डन एज, yes, golden age, dark age, feudal age,
18th century fragmentation age, British era did they begin modernity. इतने सारे सवाल इसमें तो मेरे ख्याल से ना, if you have a good control over the theme of periodization, तो I think 3-4 सवाल तो हर पेपर में निकल जाते हैं, आप 3-4 questions easily in every paper. सेकेंडली सर एक और थीम है कि वो जो डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इज दैट सेंसिबल या फिर उसको चेंज करने की जरूरत है? वो अपने आप में ही द वेरी थीम ऑफ पीरियडाइजेशन हैज बिकम अ मैटर। Is a question, yes. So that is a broad thing कि periodization सही है गलत है, उसके advantage disadvantage, वो सवाल एक हो गया. And then in every period we have questions about that period. हाँ So golden age है कि नहीं? Sir, ये it's not just a label of golden age. For example, आप समझो, if you understand this golden age theme, then that theme becomes, जैसे आजकल a question could be coming अजंता paintings, a question could be on Sarnath Buddha, a question could be on the Gupta era's oral cultural contribution, a question could be on comparison of Gupta and Cholas, a question could be on comparison of Gupta and Mauryas. In some way the underpinning theme is golden age. So यहाँ भी golden age debate may not be openly asked by UPSC, it is there, and without which you can't answer the question. Similarly, we go to dark age. Right. Dark age, अब dark age अपने पास 3-4 है, एक नहीं है. The first and the oldest dark age is after the collapse of Harappa and before the emergence of Mahajanapada. 1000 years of dark age archaeologically. The second dark age is something that comes after the Mauryan era, post-Mauryan economy, post-Mauryan society. Is it really a dark age or not? नहीं, विंसेंट स्मिथ के हिसाब से तो इवन बिफोर दैट इट वाज अ डार्क एज, वो तो बोलता है एक्सप्लिसिटली विद द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एज the darkness of Indian history ended and the age or Indian history emerged from the age of darkness into light. वो तो ये बोलता है, तो प्री मॉडर्न एरा को भी डार्क एज बोल रहा है, एंड देन पोस्ट मॉडर्न एरा को भी डार्क एज बोलता है. तो we also have the feudal age that comes after the Gupta era. This early medieval is the term which was supposedly a feudal age, which was supposedly a dark age. Kalyug. It is also a kind of a dark age only. Same thing is applicable for 18th century India. Again, and in सब में ये dark ages क्यों नहीं थे, इनको पहले क्यों कहा गया था, और अब क्यों नहीं माना जाता? If you have that clarity, all these questions get solved. And this question become very, for example, देखो, अगर सवाल बेसिक पूछती है the Roman Indo-Roman trade or the Sangam literature, that becomes a very starting point. It was not post-Mauryan era, is not dark age. देखो यहाँ पे ये चल रहा है. If you go to the emergence of Rajputs, temple construction activity, again context is dark age है कि नहीं है? Why did Indians lose in front of invading Turks? Dark age है कि नहीं है? Similarly, if we go to 18th century rise of Marathas or the post Aurangzeb, the future of Mughals, उसमें dark age है कि नहीं है? दिल्ली के लिए डार्क एज हुआ कि नहीं हुआ? कल्चरल डिक्लाइन हो जाता है, शहर अशोक पोर्ट्री इमर्ज हो जाती, तो वो तो सर ये हर जमाने में ये आइडिया आता ही आता है. So this is a very typical template. अगर मॉडर्न हिस्ट्री मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर देखते हैं तो शुरुआत ही उसका एनलाइटनमेंट के पीरियड से होता है, और एनलाइटनमेंट इज द एज ऑफ लाइट, तो वहां पे एनकोडेड है दिस कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लाइट एंड डार्कनेस. यस, तो शुरुआत ही वहीं से हो रही है. मॉडर्निटी का मतलब ही एनलाइटनमेंट है, इस तरह से देख रहे हैं उसको. And then we come to the modern age itself. Yes. The typical question UPSC ने इतनी बार पूछा है, शायद 2-3 बार 4 बार पूछ लिया अब तक, आगे से पीछे से जैसे भी, कि आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, on the 23rd of June 1757, the medieval age of India ended and her dark and her modern age began. So these are again typical periodization question. What is modernity? Did British bring modernity? What are the characteristics of British rule, and are they modern or not? If they're modern, is it intentional modernity? Are they just using the feudal elements of the past and just exploiting and just better? इसी के साथ कई सारी चीजें बाय एसोसिएशन इन्वॉल्व होती हैं. फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि to what extent would it be correct to say that the British introduced a rule of law in India? तो actual rule of law था या rule by law था या rule of law for the British था, या फिर to rule the Indians a new legal machinery was set up? तो actually rule of law है या नहीं है, that itself becomes a matter of debate. Yes. So the second theme is periodization. It is very, very important. Then we have other themes.
For example, we have a lot of revolutions, lot of social movements, lot of organizations, lot of Bhakti movement, Russian Revolution, Congress Party. In some way, when a lot of people come together and they create some movement for social change, a typical question becomes, what is the characteristic of movement based on the people's participation? People's participation. So participations, इसमें कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, उनकी what are their ethnic identities, caste, class, gender, religion, region, language, etc. And how does that impact the character of the movement? ये सवाल बार बार आता है, बार बार आता है, ठीक है. So everybody, आप questions type तो कर रहे हो अभी chat box में. We are not reading the questions right now. We want to cover certain questions from our side first for 30-40 minutes. Only then we'll take up your questions. तो आप type करके रख दीजिए. But we'll cover all your doubts only at the end, because we hope that we will resolve all your doubts automatically anyway, at least most of them. Okay? So this participation question becomes quite important. For example, was Indian nationalism a middle class movement? Or the earlier social base of early Congress was very narrow? Or the participation of subalterns into different movements? The merchants patronizing the Buddhist art. तो ये सारे जो एजेंसी वाले सवाल है, that is another very important category in which UPSC is asking questions again and again and again and again. बिल्कुल सर. So this is third theme. सर और भी शायद कुछ themes आप बता सकते हैं जो UPSC पूछती है बार बार? हाँ सर, कुछ थोड़े रूटीन टाइप्स ऑफ थीम्स हैं, लेकिन वो बार बार आते ही रहते हैं. जैसे कि सोर्स एनालिसिस. हाँ, this is a very important theme, source analysis. कि भाई the strengths and limitations of, let us say, foreign travelers' works, Al-Baruni's Kitab al-Hind or the Purans as a source of Indian history, इस तरह के themes जो हैं वो critical evaluation of primary sources. But this kind of theme of source analysis is primarily important for paper 1, not for paper 2. Because in ancient and medieval only we are asked to talk about primary sources. Yes. It could be a material source or literary source, religious हो, foreign traveler हो या कोई भी source हो. In case of modern world history, we don't go to primary sources. Yes. वो है. Then sir, एक ऐसे ही रूटीन थीम है, the nature of the state. Yes. ये तो बहुत ही important थीम है सर. Yes. लेकिन ये मतलब इट इज वेरी इजीली विजिबल हमारे सिलेबस में, बार बार हर जगह से पूछता रहता है. मुगल्स में भी पूछ लेगा हाईली सेंट्रलाइज थे या नहीं थे, व्हाट वाज द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन. चोलाज में भी पूछ लेगा, मौर्यंस में भी पूछ लेगा डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन. फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता था नहीं करता था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्यूडलिज्म ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा. So we have one category of nature of state, वहाँ पे degree of centralization versus decentralization वाला question होता है. It could be Mughals. Mughals तो नहीं पूछते ज़्यादा वैसे. It could be Cholas or Mauryas primarily. Then there is a second category of questions about nature of state, जहाँ पे is it a monarchy? If yes, features and ideology of legitimization. If it is a Ganasangha, then plus and minus of Ganasangha. Democratic elements. The third category is it a Hindu state? विजयनगरा हिंदू स्टेट है कि नहीं है. उसी का काउंटर पार्ट ये है, क्या दिल्ली सल्तनत इज इट अ थियोक्रेटिक स्टेट और नॉट. रिलीजियस पॉलिसी की बात आ जाएगी. देन वी हैव अनदर थिंग, द रोल ऑफ मिलिट्री वॉरफेयर. फॉर एग्जांपल, विजयनगर स्टेट इज इट अ मिलिट्री स्टेट, और दिल्ली सल्तनत इज इट अ गैरिसन स्टेट. वो भी आता है कि उनका वॉर करना ही प्राइमरी पर्पस है क्या. और इन केस ऑफ स्टेट्स व्हिच हैव बिकम हाईली ब्यूरोक्रेटाइज्ड like Mughals, we have questioned, is it a paper empire? Paper state है. Paper state. Frank Perlin वगैरह. So we have such kind of. Sir, is it a civilizing state or not? ये भी तो सवाल है. Yes, civilizational, correct. So we have those. Now, as is saying, was it really a revolution? Yes, nature of movement can be one more category. Yes. And उसमें, and is it not only revolution?
देखो ये जो थीम है ना, उस थीम को पकड़ के और खोलो, यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. Was Buddhism? What is the limit of the Protestant character of Buddhism? What is the limit of Protestant character of Bhakti movement? वो सर आई थिंक ये सारी चीजें जो है ना हमने कॉजेशन में ही एड्रेस कर दी हैं कि उसके पीछे मेन ड्राइविंग मोटिव फोर्स क्या है, Yes, उसी में हो जाएगी. रिवोल्यूशनरी इंटेंट है या फिर केवल Yes, रिफॉर्मिस्ट है, yes. दीज काइंड्स ऑफ थिंग वो And कॉजेशन है। सर मतलब इसको अगर सर थोड़ा सा अलग भी करें तो भी, इट्स नॉट ओनली बुद्धिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, इट इज ऑल्सो न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन. इज इट न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशन? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है या रिवॉल्यूशन है? व्हाट आर लिमिट्स ऑफ द रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन? तो और इवन इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 में जो इंडिपेंडेंस मिला है, वहां पे कितना चेंज है, कितना कंटिन्यूटी है. तो राइट, दैट कैन बी ऑल्सो चेंज एंड कंटिन्यूटी के अपने आप में बड़ी थीम हो जाती रेवोल्यूशनरी और नॉट, है. Yes. रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन, या फिर रेवोल्यूशन और रिफॉर्म। रिफॉर्म, यस. जैसे कि सर आजकल आप अगर मॉडर्न लिटरेचर पढ़ो, तो जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी है, इसको हम पढ़ते हैं कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन ब्रिंगिंग मॉडर्निटी टू इंडिया. अंग्रेजों ने नहीं लाई थी, इंडियंस ने लाई थी. उसका मेजर जरिया जो था सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था. अब जो फेमिनिस्ट लिटरेचर है वो कहता है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की वजह से पैट्रियार्की बिकेम मोर एंट्रेंच्ड, मोर एनहांस्ड, मोर इंटेंसिफाइड. तो वो जो आर्गुमेंट है सेम हो गया कि गौतम बुद्धा की जो बात करेंगे, बुद्धा ऑन वन हैंड इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट कास्ट एक्सप्लॉयटेशन. On the other hand, there is some extent of caste, class, patriarchy in Buddhism also. सिमिलर. तो ये एक सेम अमेरिकन क्रांति जो है, भले कितनी भी हो, बट उसके अंदर जो वायलेंस है कि दे हैव निग्लेक्टेड लॉयलिस्ट, दे हैव फॉरगॉटन स्लेवरी. सेम फॉर फ्रेंच रिवॉल्यूशन आल्सो. यस, तो ये लिमिट्स ऑन द रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर, रिवॉल्यूशनरीनेस is a very important thing that occurs in ancient, medieval, modern world सब जगह. So these are typical debates that keep coming all the time. इसको बोलते थे और If you have some, फ्रस्ट्रेटेड। so we have some idea of these topics and themes ना, ये templates बार बार repeat होते हैं. So this is not exhaustive list perhaps, but these are main themes that are available. सही है, आई थिंक सर कि काफी अच्छा जनरल आइडिया मिल गया है, एंड इफ नॉट ऑल ऑफ देम एटलीस्ट 95% ऑफ द डिबेट्स इन्हीं थीम्स में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं। सर देयर इज अनदर वे, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो भी इसी के साथ साथ कनेक्ट भी होगा कि द क्लैश ऑफ डिफरेंट स्कूल्स. क्लैश ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, तो ये थोड़ा सा ऑल्दो वी ट्राई टू यहाँ पे कवर सर इट एक इन द एग्जांपल लेके बता देते हैं, आई थिंक दैट वुड बी मोस्ट इंस्ट्रक्टिव कि किस तरह से होता है। सर तो आप, हाँ, तो लेट अस से कि द नेचर ऑफ द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, this has been a prominent development in modern Indian history. Therefore, every historian has talked about it. So, यहाँ पे there is a large variety of opinions presented by different schools of historians. तो for example, शुरुआत करते हैं हम colonial scholars से. Colonial scholars, they will always try to villainize it, somehow diminish its importance, diminish its significance, criticize it. तो उन्होंने किस तरह के opinions दिए हैं? But first of all, it was a superstitious and barbaric backlash against colonial modernity and civilization. So it was a barbaric backlash. दूसरा, भाई वो ये तो एडमिट कर नहीं सकते हैं दैट इट वाज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, तो वो क्या बोलेंगे कि इंडियंस मक्कार हैं, तो इन्होंने मक्कारी करी है, तो दिस इज अ सेल्फिश सीपॉय रिवोल्ट. देन कम दी नेशनलिस्ट स्कॉलर्स, वो इस कॉलोनियल प्रोपेगेंडा को काउंटर करेंगे, क्या बोलेंगे ये
that neither was it a barbaric backlash nor a selfish sepoy revolt. Rather, it was the whole soul rejection of colonial system, colonial rule by the people of India. The people of India rose as a single nation to fight a war of independence to end British rule in India. So they would categorize it as the first war of Indian independence. Then we have the Marxist scholars. A Marxist perspective on history क्या है? The history of the world is a history of class struggle. But with respect to the revolt of 1857, what do we see? Something unnatural according to the Marxists. That is, across the classes coalitions emerge होते हैं. And as a result, वो इस अपराइजिंग को कैसे कैटेगराइज करेंगे? Would they call it a modern rational or ideologically driven uprising, or would they call this a pre-modern, pre-rational revolt? They'd call it a pre-rational, pre-modern revolt. And who are they going to blame for the failure of the revolt? वही जो elites हैं, they are going to the allegation is going to be that they are the ones who betrayed the working classes. तो क्लास betrayal या फिर तो उसमें ना एक और मैं बीच में पढ़ रहा था, नॉट रिसेंटली, कपल ऑफ इयर्स अगो, बाय इरफान हबीब. इरफान हबीब की एक सीरीज है तुलिका की. इन दैट ही हैज रिटन अ स्मॉल section on what are the Marxist perspective of the beginning of the 1857. And उसने क्या कहा है कि the social structure, the feudal structure in India is very feudal, very old, and British have entered economically into financial phase, financial capitalism wali phase. By 1850s, they want to exploit. And when this financial capitalism start exploiting a feudal country like India, it affects every section. Kisan, about commercialization of crops, deindustrialization, say worker ka problem. Once they want to take full paramountcy, so princess ka problems. ऐसे करते करते every section of society is affected due to financial capitalism, and that's why all of them came together and revolted. So although they have justified all people coming together, but from a very economic, colonial, Marxist kind of sense. नहीं तो फिर बात वही कर दिया है ना कि द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ हिस्ट्री रेस्ट्स ऑन द सब स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक चेंज. तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन दे दिया है उन्होंने रिवोल्ट का. यस यस. एंड देन वी हैव subaltern scholars who have tried to investigate the revolt from the perspective of the regions, from the perspective of the lower sections of the society, from the margins. Marginal perspective दिया है इसको. So these are the different historians who have talked about the revolt of 1857. उसके अलग अलग interpretations इसके दिए हुए हैं. तो इस तरह से इन सारे questions को delineate करने की जरूरत है हमें. Anything to add, sir? सर जो अभी सबाल्टर्न वाला जो आप बता रहे थे ना, we have a lot of new historians who talk about the participation of Dalits. दलित्स हो गए, विमेन हो गए, ऐसे रीजन्स जो कि पहले फोकस में नहीं आते थे. यस, वो भी है. ट्राइबल्स आल्सो. यस, ट्राइबल्स के बारे में बात करते हैं. सो मतलब द थिंग्स आर क्वाइट चेंजिंग क्वाइट फास्ट नाउ. दे आर. यस सर. So this is one way of looking at the things, the colonial, nationalist, Marxist, subaltern, etc. So in different era, this अब क्या होता है जब सवाल पूछा जाता है. For example, when a question is asked about nature of 57 और why 57 failed, अब why failed की बात करते हैं. अगर why failed की बात करें, colonial कहेगा कि भाई ये देखो, we were militarily superior. A nationalist would say that there were some limitations of organization and modernity and weapons, etc., on part of Indians. Now, a Marxist would say it was a feudal thing that clashed with the modern thing. It had to be failed. तो अलग इसलिए तो जो क्वेश्चन दिया था यूपीएससी ने
remarkable tendency to congregate towards Delhi. Why Delhi? But That is a typical Marxist criticism. है ना? तो दिल्ली क्यों all भाग the रहे थे? questions of 57, if you have understood these 4 or 5 schools, हर सवाल 57 can be fit into the category, and based on the limited number of facts that we possess, we can create a scaffolding of entire answer, which would look like very scholarly answer. राइट, राइट, ठीक है सर, तो आगे चलते हैं। तो अलग अलग स्कूल्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेट्स दैट वी हैव कवर्ड। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर कि डिबेट तो चलो मान लीजिए पता है हमको, लेकिन अप्रोप्रिएटली कंक्लूड कैसे करना चाहिए, क्योंकि एक अप्रिहेंशन होता है कि पता नहीं कहाँ से बच्चों को ये सिखाया गया है कि आपको हमेशा एक न्यूट्रल टोन मेंटेन करके रखना है, कभी भी बहुत असर्टिव नहीं होना है, बैलेंस्ड ओपिनियन देना है, बैलेंस्ड इंटरप्रिटेशन। तो बैलेंस Because न्यूट्रल हो जाए। sir, I'll tell you why this kind of trend is going on is because people are appearing for Sarkari exam. They want to join bureaucracy. The parties in power is right wing party, left wing party. Bureaucracy is a permanent bureaucracy. So they should be neutral. तो वो जो वर्चुअल ब्यूरोक्रेसी जो है वो यहाँ पे लेके योर आंसर शुड बी न्यूट्रल, ये इट डजंट मेक एनी सेंस. आंसर शुड बी फैक्चुअली एंड रैशनली एक्यूरेट. दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. यू कैन टेक अ स्टांस. अगर सही है तो क्या गलत है उसमें? यस, तो सर अलग अलग तरह के डिबेट्स हैं। कुछ सेटल डिबेट्स हैं जो कि दे हैव बीन डन एंड डस्टेड, और कुछ अभी भी रेलेवेंट है, अभी भी हॉटली डिबेटेड है। तो यहाँ पे किस तरह का अप्रोच होना चाहिए हमारा? तो फॉर एग्जांपल लेट्स सेटल डिबेट्स की अगर बात करें तो लेट अस टेक द क्वेश्चन दैट यू डिस्कस्ड अबाउट द हड़प्पा, दैट हड़प्पन्स हैड नो एस्थेटिक सेंस. नाउ दिस डिबेट इज क्वाइट वेरी वेल नोन. डिसमिस कर दिया गया है दैट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ये डिबेट सिर्फ हड़प्पा का नहीं है. हाँ, This debate is a colonial inferiorization of the subject country that you can see in throughout the history. yes, Hadappaka art is one example. Then look at the debate between the Gandhara Buddha and Mathura Buddha. जो लोग गांधार को सुंदर, मथुरा को कम सुंदर कहते हैं, यही colonial mentality है. And the same thing you can see with तांत्रिक culture को, भाई this is very, the खजुराहो का मूर्ति कितनी खराब superstitious है. बोल दिया जाता है, yes, हाँ, superstitious, superstitious erotic and part. erotic part was criticized. This is the same thing, that every civilization has its own sense of aesthetics. So this is very normal now. तो अगर ये सवाल यूपीएससी पूछती है हड़प्पन lacked aesthetic sense, तो you have to destroy it. किसने कहा? जिसने भी कहा गलत कहा. You have to take a clear stance here. यहाँ पे क्लियर असर्टिव स्टांस लेना जरूरी है. Yes. ठीक है, सेटल डिबेट जो है, और जो ओपन डिबेट्स है सर. सर सेटल डिबेट में ना मैं और एक चीज बोलूंगा. सेटल डिबेट में कभी कभी इट्स ऑल्सो मॉरल स्टांस वेटिंग. यहाँ पे हमने मॉरल स्टांस पे लिया हुआ. इट्स नॉट बिकॉज there could be a lot of historians today in the West who would still agree that, who would still insist Indians had no sense of aesthetics. हम कहेंगे घर चले जाओ, हम नहीं मानते आपको. आप सेटलमेंट में शामिल होना हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. वी आर स्टैंडिंग इन इंडिया, वी आर इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा, वी आर ट्राइंग टू डीकोलोनाइज अवरसेल्फ. गुलामी की मानसिकता वाला आर्ग्यूमेंट जो प्राइम मिनिस्टर भी देते रहते हैं, हम नहीं मानेंगे. हड़प्पन को सुंदरता नहीं पता थी, फुल स्टॉप. वही है सर कि अलेक्जेंडर द ग्रेट है या नहीं है हमारे लिए, तो इसमें अगर हमने थोड़ा इक्विवोकल स्टांस ले लिया ना कि एज पर वन व्यू सुंदर कह सकते हैं, एज पर अदर सुंदर नहीं कह सकते, देन इट इज नॉट इनफ डीकोलोनाइजेशन. तो नहीं, नंबर कट जाएंगे. सबसे बड़ा, चाहे है डिकोलोनाइजेशन चाहे नहीं है, नंबर कट जाएंगे. तो ये, बट लॉट ऑफ डिबेट्स वुड नॉट बी सो सेटल्ड, एंड देयर आर पर्सपेक्टिव्स. तो उसमें सर मेरे ख्याल से ना एक दो तरीके होते हैं. एक तरीका होता है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर कैन नॉट बी वन सिंगल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. ठीक है, कि एक्नॉलेज कर लिया कि अभी और रिसर्च जरूरी है इसके लिए. yes. जैसे कि आइडेंटिटी ऑफ वेदास, वैदिक पीपल, हड़प्पन पीपल में रिलेशन क्या है, नहीं पता, किसी को नहीं पता दुनिया. तो अगर दुनिया में किसी को नहीं पता, व्हाई वुड वी नो अबाउट इट? बट क्वेश्चन इज देयर. That is one way. You have to accept that it is still inconclusive. और कौन सा तरीका हो सकता है सर कंक्लूड करने का यहाँ पे, अगर ओपन डिबेट है? एक तो एक्सेप्ट कि इट इज ओपन, देन एक्सेप्ट कर लिया ओपन है. देन सर सेकंड एक तरीका ये हो सकता है, जो कि मुझे अभी जब से ये हॉट 500 संडे लाइव क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, तब समझ में आया है कि भाई कई बार ऐसा होता है ना कि डिबेट्स ही इररेलेवेंट हो चुके हैं. मतलब दे आर नॉट पोजिंग द करेक्ट क्वेश्चंस एनी लॉन्गर. गोल्डन एज है या नहीं है, इट इज ऑल मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव. सेकेंडली, इज दैट व्हाट वी शुड बी फोकसिंग अपॉन? तो वो प्रॉबेबली वो गलत चीज है.
So you can question the very premise of the debate itself. You can have a dismissive tone towards the debate कि फॉर एग्जाम्पल कि डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन में या फिर हड़प्पन अर्बनाइजेशन में फॉरेन ट्रेड का कितना बड़ा रोल था, राइट? अब वो इज अर्बनाइजेशन ओनली एन इकोनॉमिक फिनोमिनन? नहीं है, इट इज ऑल्सो अबाउट सोशल डायनामिक्स, इट इज ऑल्सो अबाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स एंड सिस्टम्स, इट इज ऑल्सो अबाउट कोहिजन एट अ कल्चरल लेवल। अब वो सारे एस्पेक्ट जब तक हम नहीं ले रहे हैं इनटू कंसिडरेशन, देन हाउ कैन वी से कि वन फैसेट ऑफ इकोनॉमी इज गोइंग टू डिक्टेट द पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन? तो इट अर्बनाइजेशन इज नॉट सिंपली अबाउट इकोनॉमी। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई हमें हिस्टोरिकल लेंस को पॉलिश करने की जरूरत है, एंड ये प्रॉब्ली करेक्ट लाइन ऑफ इंक्वायरी नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं। तो वी कैन हैव अ डिस्मिसिव टोन टुवर्ड्स द डिबेट इटसेल्फ। यस, वी गो टू द मेटा इशू एंड से कि दिस आपका हाइपोथेसिस गलत है। हाँ, मतलब कहाँ फालतू की बकवास चीजों में लगे हुए हो, राइट? तो वो बोल सकते हैं। देन सर आई बट सर इट हैज टू बी डन वेरी वेरी स्मार्टली। यस, इट हैज टू बी, मतलब ये नहीं आई कि गिव एग्जांपल ऑफ माय ओन यूपीएससी इंटरव्यू। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू जो था यूपीएससी का, हाँ उसमें मुझे पूछा था कि यार, और वो एक सवाल एक्सपेक्टेड था कि यू हैव डन मास्टर्स इन यूएस, यू हैव कम बैक टू इंडिया, हाउ डू यू थिंक योर एजुकेशन विल बी यूजफुल इन सर्विस, इन सिविल सर्विस? हाँ। अब मैंने 4 पॉइंट्स बना के जगाया था, मुझे पता था पूछेंगे क्या काम हुआ, इतना सब सीख के आ गए, क्या फायदा। तो हम्म। 4 पॉइंट्स बता के सोच के गया था, 4 पॉइंट्स बोल दिए। बट हाँ। जैसे बोले ना, एट दैट स्पर ऑफ मोमेंट आई थॉट ऑफ सम न्यू पॉइंट, मैंने बोल दिया। सर मैं नहीं समझता कि एवरी नॉलेज इज ओनली फॉर द सेक ऑफ यूटिलिटी। नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज भी तो हो सकता है। गया था सीखने के लिए, मजा आ गया। हाँ। उसका इस्तेमाल हो या ना हो, उसके आधार पे आप हमेशा ज्ञान को तोलोगे तो ज्ञान आगे बढ़ेगा ही कॉल नहीं, नहीं सकते। हाँ हाँ। है ना। हम्म। एंड चेयरमैन साहब जो थे, ही वाज एक्स आईबी हेड, आईबी चीफ। ही अच्छा। वाज नॉट लुकिंग इनटू माय आईज टिल दैट पॉइंट। वैसे उन्होंने सवाल खाट के दिखा मेरे पास, अरे ये क्या बोल रहा है। मैं असल में बोल रहा सर आपका सवाल ही गलत सवाल है। एंड I did interview, I got very good marks. I would not say very good. It was in mid 180s, 184, 186 कुछ नंबर आया अच्छे मेरे मार्क्स है पास। सर, दैट इज वेरी गुड स्कोर। तो ये anyway, ये मतलब बाय दैट सेम लॉजिक आई वुड से कि जहाँ जैसे हम यहाँ पे मॉरल आर्गुमेंटेशन कर रहे हैं ना, तो वही मॉरल आर्गुमेंटेशन के बेसिस पर ही हम सेलेक्टिवली कुछ कुछ इश्यूज के ऊपर एक असर्टिव स्टांस भी ले सकते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी yes, yes, कि भाई अभी भी जो कॉलोनियल न्यू केम्ब्रिज जैसे या फिर नील फर्ग्यूसन टाइप के जो स्कॉलर्स हैं, वो अभी भी इंसिस्ट कर रहे हैं कि कॉलोनियल रूल वाज yes, yes. ट्रांसमिसिव फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, उनके पर्सपेक्टिव में देयर मे बी अ लॉट ऑफ वैलिडिटी, बट मॉरली हम उससे अग्री नहीं कर सकते हैं। मॉरली वील हैव टू से दैट इंडियंस असिमिलेटेड कॉलोनियल मॉडर्निटी इन अ वे इन विच द ब्रिटिश नेवर एक्सपेक्टेड। तो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ही हुआ इंडियन मॉडर्निटी। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक कम से कम फ्रेमवर्क तो बन जाता है कि हाँ, इस तरह से कंक्लूड किया जा सकता है डिबेट वाले क्वेश्चंस को, डिबेट वाले आंसर्स को। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। देन अब थोड़ा सा इसको, मतलब these are 5-6 questions. It will हाँ। take a minute or two maximum for every question. We हम्म। guess these are the most important FAQs that students generally ask about historiography. एक एक करके करते सर इसको। Are the names of historians important in the answers? No. नो। Clearly no. If you write, it is good. तुक्का मारने के लिए, नाम डालने के लिए कुछ भी गलत नाम मत डालो। People who check your copies are the people who have read the original books. तुक्का पकड़ में आता है। हो सकता है एक आध उसमें से वही लोग हों जिन्होंने किताबें लिखी हैं इस मामले में, Yes. और आप So उनको don't do that. Don't do हाँ। that. We can, without going into names of historians, we can write documents as per the communist historians or Marxist historians, as per the colonial historians, as per subaltern, as per feminist, as per. So you can mention schools of thought. That is good enough. हाँ। If you know the name of historian, it is good. If you don't know, it is totally fine. And जो हमने सबसे शुरू में कहा था, नेम ऑफ हिस्टोरियन लिखना मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी नहीं होता। हाँ, नेम ऑफ हिस्टोरियन इज नॉट इक्वल टू हिस्टोरियोग्राफी। एंड सर यहाँ पे अगर स्कूल भी नहीं पता हो ना कि एग्जैक्टली कौन सा स्कूल है,
तो वहां पे भी एक वर्क अराउंड है, ढूंढ लीजिए उसको, कि अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू अदर स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियंस, इस तरह से बस बस ट्रेडिशनल ठीक पर्सपेक्टिव, है। रीसेंट पर्सपेक्टिव, इस तरह से आगे करके बढ़ो। ठीक है। अच्छा, विच नेक्स्ट हिस्टोरियंस। बात, यहाँ पे सर एक्चुअली आई वुड नॉट हैव इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन अर्लियर, but the very fact that a student asked it recently in our one of the groups, telegram दर groups, सिंह को लिखना है चाहिए। ना, तो उसका कहना ये था that he has quoted Upinder Singh in every answer because he read those arguments Upinder Singh's. Now my point was we have to be able to differentiate between the textbook author and a historian or a scholar who has done primary research. So हमें टेक्स्ट बुक ऑथर को नहीं लिखना है हर जगह, जिसने प्राइमरी रिसर्च किया है उसको लिखना है. So बिकॉज Upinder Singh, I'm not saying should सिंह not be quoted, इज हर but to quote सेल्फ Upinder कोटिंग Singh, अ डिफरेंट हिस्टोरियन। yes, अगर yes. किसी को कोट करना है तो उसको कोट करना चाहिए जिनको वो कोट कर रही हैं। Vishal sir, I have to run away for some हाँ time. हाँ, श्योर सर, श्योर। Please, I'll join back in Hindi. डन है सर। ठीक है, तो विद रिगार्ड्स टू विच हिस्टोरियंस टू कोट, तो टेक्स्ट बुक हिस्टोरियंस को नहीं कोट करने की जरूरत है। इफ यू आर फेमिलियर कि वो किस हिस्टोरियंस को साइड कर रहे हैं अपने एनालिसिस में, तो गो देयर। thirdly, should I make a list of historians and memorize all of them? आई डोंट थिंक इट वर्क्स आउट। मैंने भी कोशिश करी हुई है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज द लेयर ऑफ हिस्टोरियोग्राफिकल अवेयरनेस दैट इट क्रिएट्स ना, इट इज़ वेरी सुपरफिशियल। तो आपको करना क्या है कि जिस तरह से आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं, जिस तरह से डिबेट्स को समझ रहे हैं, वहाँ पे आपको ये हिस्टोरियोग्राफी को इंटरमेश करने की ज़रूरत है। बट इस तरह से कि सुपरफिशली आपने एक लिस्ट ऑफ हिस्टोरियंस की लिस्ट बना ली, एंड फिर उसके बाद फिट करने की कोशिश करी कि ये वाला हिस्टोरियन इस बारे में बात कर रहा है, इस बारे में बात कर रहा है, तो वो काम नहीं करता है। तो आई थिंक दैट यू शुड resist doing this. Does the ideology of the examiner matter? I don't think that it matters very much. If you are able to make sage arguments, if you are able to back up your arguments with good evidence, then it does not matter. तो आपको जो भी लिखना है, वो अगर आप अच्छे से आर्टिकुलेट कर पा रहे हैं एंड उसको सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं, देन आइडियोलॉजी इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग फैक्टर। ठीक है। फर्दर, हाउ अपडेटेड शुड आर हिस्टोरियोग्राफी बी? तो आई वुड से दैट रिलेटिवली अपडेटेड, लेकिन यू शुड रिमेंबर ओवर हियर कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट में पीएचडी करने के लिए नहीं जा रहे हो, तो एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो ये नहीं होंगे कि जो लेटेस्ट बुक आई है, लेटेस्ट स्कॉलर्स ने किसी इशू के बारे में बात किया है, आप उसको कोट करके आओ। जो ज़्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स लोग पढ़ते हैं, उनमें जो हिस्टोरियंस होते हैं या फिर उनके जो इंटरप्रिटेशंस हैं, दैट यू शुड हैव गुड कमांड ओवर। तो आइडिया यहाँ पे ये नहीं है कि आपको अपडेटेड हिस्टोरियोग्राफी ही मेंटेन करनी है। यस, कुछ डिबेट्स, फॉर एग्जांपल द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट, वहाँ पे 2007 में, क्योंकि 150 ईयर्स खत्म हुए थे उसके, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टडी एंड अ नंबर ऑफ न्यू इंटरप्रिटेशंस हैव बीन गिवन। लेकिन उसको भी ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं अब। तो अब अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, विच हैज़ बिन इन द न्यूज़ अ लॉट, वहां पे तो आप हो सकता है कि इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट यू आर अपडेटेड विद द लेटेस्ट हिस्टोरियोग्राफी। बट फॉर 99% ऑफ द डिबेट्स, जो स्टैंडर्ड हिस्टोरियोग्राफी है, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। ठीक है। एंड फाइनली, विच ट्रेंड्स टू फॉलो? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, Indian knowledge system, that is emerging as a very prominent theme of Indian history, and हमारे एग्जाम में भी अब हर साल एक दो सवाल पिछले 3-4 साल से आने शुरू हो गए हैं। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम, दैट इज गोइंग टू बी वन वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। सेकेंडली, वन इम्पॉर्टेंट थीम कैन बी कि कोई भी मेजर इवेंट हुआ है, उसका एनिवर्सरी या सेंटेनरी, बाई सेंटेनरी, एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, वंदे मातरम के 150 ईयर्स हो गए हैं, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि कोई क्वेश्चंस आए। स्वदेशी से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिकॉज वंदे मातरम इमर्ज्ड एज द क्लैरियन कॉल ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली? देन
कोई अगर मेजर रीसेंट पब्लिकेशन, रीसेंट बुक आया है या फिर कोई ओपिनियन लिखा गया है और मे बी a recent controversy about some topic has taken place, तो वहां से हो सकता है कि क्वेश्चन पॉसिबल हो। देन अब ये पिछले 6-7 साल से इट हैज बिकम वेरी वेरी एपरेंट दैट डेथ ऑफ अ हिस्टोरियन, उनकी रिसर्च के ऊपर अगले साल एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट, अगले साल या 2 साल के अंदर अंदर एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट पक्का है, राइट? दैट इज अ ट्रेंड विच हैज इमर्ज्ड। देन इफ देर इज एनी मेजर पब्लिक डिबेट और कंट्रोवर्सी अबाउट अ पर्टिकुलर थीम ऑफ हिस्ट्री, तो वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। फर्दर इफ देयर इज एनी गवर्नमेंट स्कीम, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। और इफ देयर इज एनी प्रोमिनेंट टीवी सीरीज, मूवी, तो वहां से भी पॉसिबिलिटी है लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होता है, राइट? तो ये जो पहले 4 आपको दिए हुए हैं, यहां से प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई, यहां से इट इज नॉट सो हाई, ठीक है? तो इस बेसिस पर आप ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हो। These are going to be my 2 cents with regards to this. Before Nikhil sir comes back, let me go through your queries one by one and let us see if I can address them. तो जहां तक हमने लास्ट में देखा था उसके बाद से आई डेंट अंडरस्टैंड हाउ टू राइट हिस्टोरियोग्राफिकल इंट्रोज। तो इंट्रोज का तो देखो हिस्टोरियोग्राफी में बड़ा सिंपल फंडा है, यू कैन सिंपली इन्फॉर्म द एग्जामिनर दैट इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट, ठीक है अनिल? Then secondly, will the program be helpful for someone who has just completed the syllabus and just read the basic books and has never written any answers before? I'm not quite sure, Ria, which program you're talking about. So if you can be more clear about that, probably I'll be able to assist you. Pratik is asking, I just started preparation for 27, dependent on playlist of history optional lecture of level up IS. How do we separate GS and optional answers, like how different we have to write in both papers? Prasoon, we have already conducted a number of discussions on this theme. In fact, जो हमारा previous history optional दरबार था वो भी इसी थीम के ऊपर था। ऑल्दो आप मेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन प्री प्रिपरेशन, जीएस हिस्ट्री प्री प्रिपरेशन और ऑप्शनल की प्रिपरेशन में कैसे कॉम्प्लीमेंटारिटी को लेकर के आए उसके ऊपर है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू गो एक्सप्लोरिंग थ्रू आवर चैनल, वहां पे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। Riddhi is asking, do we mention scholarly views on questions related to religious development and art and culture? I have been following Hot 500 too, and you did mention some of the views in Tantrism as well. Yes, तो यहाँ पे क्योंकि it is an interpretive subject, therefore historians को mention करना ही करना पड़ता है। एंड वहां पे भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, वहां पे क्वेश्चन उसमें जो डिबेट है वो एनकोडेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, तांत्रिज्म एज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेमिनिज्म था या नहीं था, राइट? दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ डिबेट। और तांत्रिज्म एज रैडिकल एंटीनोमियन कल्ट था या नहीं था, तो वॉज इट एंटीनोमियन, वॉज इट normative in nature, what was the relationship between its antinomianism and its normativeness? तो वहां पे ऑल ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो डिबेट जो है इनहेरेंटली प्रेजेंट है, दैट इज वाई दिस वहां पे करना पड़ेगा। Will this course provide notes along? Once again, Ria, if you can clarify which course you're talking about. Good evening, Devangi. What should be the next step after completing syllabus from YouTube Foundation content? I've covered debates there also. So do I need to enhance some books or notes are enough? Now, notes are
I won't say they're going to be enough, but they're a good starting point, because notes के ऊपर PYQs का layer और चढ़ाना होता है. तो if you're doing notes along with PYQs, and if you're able to come up with sound argumentation for all the questions, then you should consider your work to be done. अगर वो नहीं हुआ है तो then we have a selection of programs for you to choose from, जहाँ पे हम यही काम करवाते हैं. Was it really a revolution type? अच्छा. Perspectives on archaeological sources. Perspectives on archaeological sources, that has not emerged as a major theme of debate. हाँ, उसमें ये पूछा गया है कि strengths and limitations of archaeological sources क्या होते हैं, but वो वहाँ पर there is generally a consensus between historians of different varieties कि हाँ, these are the unique strengths of archaeological sources, these are the unique weaknesses, limitations of archaeological sources. तो हमें वो जो है ना कि स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस क्या क्या है, केवल उतने तक जानना जरूरी होता है. अलग अलग हिस्टोरियंस ने क्या इंटरप्रिटेशन दिए हैं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है. Subaltern are expanding the horizons of 1857 revolt. Can I end this Harappan debate with the view of any nationalist scholar? नहीं किया जा सकता है. यहाँ पे आपको नेसेसरली न्यूट्रल टोन लेना पड़ेगा, बिकॉज नेशनल स्कॉलर्स के भी व्यूज को ज्यादातर डिसमिस किया जा चुका है. हाउ मेनी हिस्ट्री ऑप्शनल रिलेटेड क्वेश्चंस यू आस्क्ड? अच्छा, यूपीएससी आस्क्ड यू इन इंटरव्यू. तो मुझे तो 2 पूछे गए थे. अब निखिल सर से पूछना पड़ेगा कि उनसे कितने पूछे गए हैं. In most modern Indian debates, assertive and moralistic conclusions are given. Yes. तो जानबूझ करके we have refrained from taking a very neutral line, because वहाँ पे होता क्या है ना, अगर हम हर जगह पे by default अगर neutral line लेने लग जाते हैं तो आप सबकॉन्शियसली ये ट्रेन हो जाते हो कि नहीं, यहाँ पे न्यूट्रलिटी इज एट प्रीमियम, किसी भी तरह से तोड़ मोड़ करके न्यूट्रल लाइन पे ही एंड करना है. तो वो नहीं करना है यहाँ पर, स्पेशली क्योंकि ज्यादातर जो पोजिशंस ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, दे हैव बीन ओरिजिनली टेकन बाय द कॉलोनियल स्कॉलर्स और इन रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी. तो यहाँ पे असर्टिवनेस एक या फिर जो मॉरल स्टांस है वो नेचुरली आना चाहिए आपके आंसर में. Please explain once more what exactly is historiography, and if not, reference to name of historian, how to inculcate in answers, not using names of historians. So historiography is what different historians have said, not the different names of historians. तो ये नहीं है कि आपने केवल historians के नाम लिख दिए तो आपका आंसर historiographically rich हो गया. Rather, if you are able to provide the different arguments or different positions taken by different historians along with relevant evidence, that is historiography. So that may be done with or without the name of historians. Samat is asking, can we quote archaeologists like Baby Lal regarding periodization of the Vedic age? Yes, we can. Can we quote non-historians who have commented on certain historical events like Pandit Nehru and V.D. Savarkar? Yes, we can as well. क्योंकि ये केवल पॉलिटिशियंस नहीं है, दे आर हिस्टोरियन, स्कॉलर पॉलिटिशियंस. उन्होंने हिस्ट्री की किताबें लिखी हैं. ऑलमोस्ट हाउ मेनी डिबेट नीड टू बी कवर्ड? तो इंडिविजुअल डिबेट्स अगर हम देखते हैं तो ये मान के चल लीजिए कि हर सब्जेक्ट में अराउंड 40 to 50 डिबेट्स. Sir, if reading is my hobby, then I'm thinking of largely focusing on reading history books. Should I reread the standard books only, or can I read new releases as well for the papers carrying 10 markers to handle bouncers better? नहीं पलक, I don't think that you should be expanding the scope of your sources. क्योंकि मान लीजिए आप 20 किताबें नहीं पढ़ भी लेती हैं, फिर भी हो सकता है उसमें से एक सवाल आए, राइट? डज दैट वारंट दिस डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट? आई डोंट थिंक इट डज. रादर यू शुड कंसोलिडेट योर सोर्सेज. जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है उसको बार बार रिवाइज कीजिए. फॉर एवरीथिंग एल्स वी आर देयर, वी आर डूइंग द एडिशनल रीडिंग फॉर यू. कैन डिबेट यूज एन मेन आंसर? आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. Please provide debates in the form of table if possible, which include historians, schools, opinion, conclusion, etc. तो आप लोग क्या करेंगे फिर? सी हमारे हॉट 500 प्रोग्राम में, संडे लाइव प्रोग्राम में ऑलरेडी एक हिस्टोरियोग्राफी का मॉड्यूल इंक्लूडेड है. वंस वी गेट डन विद द रेगुलर क्लासेस, देन आई विल गेट अलोंग विद रिकॉर्डिंग दोज सेक्शंस. तो
उसमें अलग से हैंडआउट्स प्रिपेयर करने हैं एंड साथ में 15-20 लेक्चर्स एट मोस्ट, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। तो उसमें पूरा का पूरा मॉड्यूल प्रिपेयर हो करके आपको दे दिया जाएगा। एंड अगर आप हॉट 500 या संडे लाइव ऑलरेडी कर रहे हैं तो इन वन वे और द अदर यू हैव ऑलरेडी डन ऑल दीज डिबेट्स, इट इज गोइंग टू सिंपली बी अ रिफ्रेशर, वन एडेड लेयर ऑफ अवेयरनेस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट इन हिस्टोरियोग्राफी क्लासेस? तो देखो प्लान तो बहुत बड़े बड़े बनाए हुए हैं, तो विल टॉक अबाउट इट इन क्लास समडे, बट आइडिया ये है कि एक बार ये आपके रेगुलर क्लासेस खत्म हो जाए तो विद इन अ मंथ ऑफ दैट ये रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाए सारी की सारी, 15-20 घंटे की जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, with all the relevant handouts, revision notes, etc. How to inculcate in answers if not use names of students? I think I've already addressed this. In Sunday Live, will any specific updates of historiography or booklet be provided, or will we get any classes regarding this? Yes, so yes, Pratiksha, it is already part of the Sunday Live program. Instead of writing historians view randomly, should we make list of history optional debates? डिबेट्स के तो आप लिस्ट बना सकते हो, तो द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस, जो कि सर ने ऑलरेडी इंडिकेट किया था, सिंपली सिट विद द पीवाईक्यू बुकलेट, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करिए, वहाँ पे सारी थीम्स ऑलरेडी ब्रोकन डाउन है, तो डिबेट्स आर गोइंग टू रिवील देमसेल्व्स। In historiography, is verbatim words necessary or can we paraphrase the position in our words? Paraphrasing ही possible है। You're enrolled in Hot 500, please tell when historiography classes will begin and how many debates will be covered. Please cover even minor ones as major debates are already covered in Hot 500. तो माइनर मेजर हम हिस्ट्री हॉट 500 में सारे ऑलरेडी कवर कर रहे हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड ओपिनियन पॉसिबल कंक्लूजन देखो यहाँ पे ना स्पून फीडिंग का काम यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एज वेल, आई डोंट वांट टू डू दैट। आई कैन टेक यू टू द लास्ट माइल, बट दरवाजे के अंदर आपको खुद ही एंट्री लेनी होगी। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर अगर मैं आपको पूरा पूरा बना बनाया खाना ला करके परोस दूं तो यू विल नॉट बी डूइंग एनी एडिशनल वर्क। यस, आई विल बी गिविंग यू ऑल द नेसेसरी टूल्स, बट देन आई वुड एक्सपेक्ट कि आप जो पढ़ रहे हो उसको एक्चुअली पढ़ो एंड उसको अपने आंसर राइटिंग में इनकलकेट करने की कोशिश करो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि आपके पास रिसोर्सेस सारे हो जाते हैं, बट सच्ची से दिल पे हाथ रख करके बताना कितने आंसर खुद लिखे हैं और कितने टेस्ट लिखे हैं अभी तक हॉट 500 में अगर आप इनरोल्ड हैं, तो वहां पे सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। What more to read beside level up notes to enrich historiographical sense? I think that notes are more than sufficient. उसके आगे एडिशनल रीडिंग अगर करनी है तो यू कैन एनरोल इन वन ऑफ आवर प्रोग्राम्स, मॉडल आंसर्स जो मिलते हैं, दैट प्लेलिस्ट ऑफ optional with handouts and hot 500 with some addition if needed will complete these serve the purpose of performing good in historiography. Yes, please shift screen for first and second slides. Okay, great. So if there are any further queries, please let me know. What is Hot 500 offering? I'm unaware. So you can check out the website, वहाँ पे clear idea आपको मिल जाएगा. You can also check out the YouTube channel, वहाँ पे भी Hot 500 के कुछ orientation sessions and demo classes हम लोगों ने डाल रखे हैं, right? Because that is going to take unnecessary time, which nobody wants to waste. Okay. All right. Thank you, Palak. Irrelevant here, as mentioned in post-independence class, 1 month extension is being done of Hot 500 course batch. Yes, it is. आप लोगों की पॉपुलर डिमांड थी तो 1 महीने से एक्सटेंड कर दिया. Damn students need to prepare today first topic of tomorrow, or will we start tomorrow onwards? So Anil, since sir is going to be taking the world history section,
तो वो बताएंगे कि उन्होंने क्या प्लान किया हुआ है। फ्रॉम वॉट एवर ही वॉज टेलिंग मी दैट यस, जो पहला टॉपिक है उसके क्वेश्चंस मतलब कल लाइव चले जाएंगे, एंड फर्स्ट ही इज गोइंग टू गिव सम बेसिक्स ऑन आंसर राइटिंग, देन आपसे एक्सपेक्ट करेंगे दैट आफ्टर रिवाइजिंग दैट फर्स्ट टॉपिक यू विल बी राइटिंग दोज आंसर्स, जितना मुझे उन्होंने बताया था। ओके, फॉर दोज ऑफ यू आर नॉट अवेयर, हमारा डेली आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम इट इज स्टार्टिंग ऑन मंडे, दैट इज टुमारो द 15th ऑफ दिसंबर। एंड यहाँ पर आइडिया ये है कि एक दिन में हम आपको 3 क्वेश्चंस देंगे लिखने के लिए। 2 क्वेश्चंस यू विल बी सबमिटिंग फॉर इवैल्यूएशन, उसके लिए 24 आवर का विंडो होगा, एंड 1 क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉर प्रैक्टिस। आफ्टर द एंड ऑफ द 24 आवर्स विल बी होल्डिंग अ वीडियो डिस्कशन, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आपको मिलेगा वो, एंड यू विल ऑल्सो बी गेटिंग द मॉडल आंसर्स फॉर दैट, एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ द एंड ऑफ दैट सबमिशन विंडो आपको अपनी इवैल्यूएटेड कॉपीज भी वापस मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरह से ओवर द नेक्स्ट 3 months what we are expecting is that we'll be able to guide you through the entire syllabus and ensure कि आपका टाइमली रिवीजन तो हो ही जाए, साथ में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती रहे। तो दो स्टूडेंट्स who have already completed your syllabus and who want to improve answer writing and do timely revision can check out our DAM program, daily answer writing and mentorship program। थैंक यू दीप्ति। सर आपने हिस्टोरियन के ऊपर यूट्यूब वीडियो पोस्ट किया हुआ है, किया है क्या? मतलब सारे हिस्टोरियंस के ऊपर तो नहीं किया हुआ है, यस, बट वी हैव कवर्ड अ नंबर ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल रिलेटेड डिबेट्स, वहाँ पे हिस्टोरियंस का मेंशन इंसिडेंटली आता है। SSC Singh sir have scored 140 in paper 1 but 109 in 2, reduced from 129 in paper 2। Okay, how to solve uncertainty of paper 2 especially मॉडर्न हिस्ट्री? तो देखो हॉट 500 में मॉडर्न हिस्ट्री हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एसएस, तो प्रॉब्ली उसको ढंग से देखिए। सी आइडिया इज यहाँ पर कि मे बी आई डोंट नो वेयर इट इज गोइंग रॉन्ग। हो सकता है कि क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो रही हो सकता है प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो सकता है कि आर्टिकुलेशन की दिक्कत हो सकता है कि पेपर नहीं टाइम से कंप्लीट हो पा रहा है, और मे बी कंटेंट में प्रॉब्लम हो। तो आई हैव टू सिट डाउन विद यू, एक बार आपके आंसर कॉपीज देखने पड़ेंगे, तब उसके बाद पता लगेगा। डैम कोर्स का ड्यूरेशन 3 मंथ्स का होगा, यस 3 मंथ्स का होगा रोहन। या फिर जब से हम लेंगे उसके बाद 3 मंथ्स वैलिडिटी का नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज देर इज दैट टाइम लिमिटेशन ना, तो आई डोंट थिंक ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। Will this program be suitable for someone who has completed syllabus in basic reading but has not yet practiced answer writing? Yes, this is exactly for those people. Will this course provide notes along with latest historiographical updates? सी नोट्स तो आपको हमारे फाउंडेशन नोट्स के इसमें मिल जाएंगे, मतलब फाउंडेशन कोर्स के इसमें मिल जाएंगे, बट हिस्टोरियोग्राफी का मॉड्यूल डैम्प के साथ इंक्लूडेड नहीं है। तो हिस्टोरियोग्राफी मॉड्यूल आई विल बी अपलोडिंग सेपरेटली ऑन आवर वेबसाइट, इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट, बट एक बार बात कर लीजिएगा लेने के पहले रिया। बट इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर हॉट 500 और संडे लाइव, तो उसमें हिस्टोरियोग्राफी मॉड्यूल इंक्लूडेड है। Okay. Still completing the content debates and making notes, please. Will notes phase. Will joining DAMP make me rush through things again? Because prelim shift is also near. तो यस, दैट इज वाई वी लॉन्च डैम्प एट दिस टाइम, क्योंकि उनको यही आइडिया था कि पीपल माइट बी स्ट्रगलिंग विद रैपिंग अप देयर ऑप्शनल प्रिपरेशन एट दिस स्टेज, एंड
अगर डैम्प फॉलो करते हैं तो यू विल बी अंडर दैट स्ट्रेन ना कि इसी पीरियड में आपको कंप्लीट करके खत्म करना ही है। तो वहां पर जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं कि मान लीजिए आप समरी नोट्स बना रहे हैं या फिर आंसर राइटिंग पर फोकस करने के बजाय किसी और परस्यूट्स में लगे हुए हैं कि नई किताब पढ़ लेते हैं, ये सब कर लेते हैं, तो वो सब करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो यू विल बी कंसोलिडेट फोर्स्ड टू कंसोलिडेट योर प्रिपरेशन एंड राइट आंसर्स। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड। Yeah. All right then. If there are no further queries, I'll be signing off now. अगर कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं with regards to historiography, please let me know. Are these two separate? I mean, doesn't standard notes include historiography as well? Yes, standard notes does include historiography. Obviously, history optional के notes है तो without historiography तो होंगे नहीं. But explicitly, we wanted to present it in the form of this thing, standalone module also historiography. तो historiography का module अभी launch नहीं हुआ है, वो आगे जाकर के launch होगा. Will this class be available following Hot 500 September batch and lagging? Should I join DAMP? No, Nandu. If you are doing this year's Hot 500, you should not be looking at doing DAMP. Hot 500 is quite a comprehensive program. DAMP के जितने भी deliverables हैं वो already आपके Hot 500 में उससे ज़्यादा मिल रहा है आपको. तो I don't think you should be looking to join DAMP. हाँ, अगर आपने last year Hot 500 या Sunday Live किया हुआ है and if you have fallen out of the practice of writing answers, then DAMP is for you. Or if you have already finished your preparation either from us or from somewhere else and you want a quick revision along with answer writing practice, then DAMP is for you. Okay, then I think we have resolved most of the basic queries and I'll be ending this session now. Thank you for your time. I hope that you found our discussion engaging.